पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है जो क्वांट के सेक्शन में वीक है और जिन्हें सिर्फ क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ निकालना है, तो उन्हें ये चैप्टर ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इसमें हमें कोई ट्रिक्स या लॉजिक्स नहीं लगाने, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को ब्रेक करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जामिनर सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज में घुमाता है और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाता है। ये चैप्टर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है, बट कैलकुलेटिव है, इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इस चैप्टर में आप इक्वेशंस बनाने से नहीं बच सकते, इक्वेशंस आपको बनानी ही पड़ेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। जो बेसिक टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आप रिपीटेडली सुनेंगे, वो 3 टर्म्स हैं, कैपिटल, टाइम और प्रॉफिट। इसके अलावा और भी टर्म्स आएंगी, बट उन टर्म्स के साथ ये टर्म्स भी आएंगी ही आएंगी हर क्वेश्चन में। इन टर्म्स के बिना कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। बट कैपिटल ऐसा टर्म है जो आपको क्वेश्चन में बहुत रेयर मिलेगा, उसकी जगह आपको क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, ए इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज़ फॉर 7 months। सो यहाँ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड का मतलब क्या है, कैपिटल, नॉट इन्वेस्टमेंट। वाई? बिकॉज जो हमारा फर्स्ट टर्म कैपिटल है वो हमारी सिर्फ पर मंथ की कैपिटल होती है। अगर जो क्वेश्चन में गिवन है फ्लक्चुएशंस हमारी मंथली हो रही है तो कैपिटल पर मंथ के हिसाब से ली जाएगी। अगर फ्लक्चुएशंस ईयरली हो रही हैं तो हमारी कैपिटल ईयर के हिसाब से ली जाएगी, पर ईयर हो जाएगी फिर। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, कैपिटल मल्टीप्लाइड टाइम, कैपिटल मल्टीप्लाइड टाइम। सो जो हमने एग्जाम्पल लिया दैट ए इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज़ फॉर 7 months, ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 12,000 मल्टीप्लाई 7, दैट इज 84,000। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या फिर हम वाइस वर्सा कह सकते हैं, प्रॉफिट के रेशो में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के रेशो में ही हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट रेशो। हमारे पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कभी भी सिंगल पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा बिजनेस में, 2, 3, 4 ऐसे करके इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो हमें उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो निकालने होंगे पहले, और फिर उसके बाद हमें उसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अगर हमारे 2 जने दिए हुए हैं, 2 पर्सन दिए हुए हैं, ए और बी, और ए का इन्वेस्टमेंट है 12,000 फॉर 7 months एंड बी का इन्वेस्टमेंट है 18,000 फॉर 5 months। लेट्स सपोज क्वेश्चन क्या गिवन है, ए इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज़ फॉर 7 months एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज़ 18,000 फॉर 5 months। तो हम इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 7, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 18,000 मल्टीप्लाई 5। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम इनको सॉल्व करें, हमें रेशो निकालना है। तो रेशो के लिए हम इनिशियल स्टेज पे ही जो चीज़ें कॉमन हैं उनको काट सकते हैं। तो 000 से 000 कट जाएंगे, और ये 6 की टेबल में आता है 12 भी और 18 भी, तो 6 2s are 12 एंड 6 3s are 18। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 14, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 15। तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना हो गया, 14:15, और इसी रेशो में हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा 14:15 के रेशो में।
उसके बाद आते हैं हमारे विड्रॉल। ये तो हो गया कि जब उनका इन्वेस्टमेंट इतने महीने के लिए हुआ और उन्होंने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया। बट हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के कैसे आते हैं, विड्रॉल के। फॉर एग्जाम्पल, A invested ₹12,000 for 7 months and after that he withdrew 50% of his capital। कभी भी जो विड्रॉल हो रहा है या एडिशन, अगर वो एडिशनल कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कभी भी आप 12,000 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 84,000 में से नहीं करोगे। दैट मीन्स अगर उसने गिवन है कि 50% वो विड्रॉ कर रहा है, तो 84,000 का 50% दैट इज 42,000 वो विड्रॉ नहीं कर रहा है, वो 12,000 का 50% विड्रॉ कर रहा है, दैट इज 6,000। फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स उसकी इन्वेस्टमेंट की कैपिटल कितनी होगी, 6,000 होगी। वाई? बिकॉज उसने 50% विड्रॉ कर ली है कैपिटल। तो जो हमारी पर मंथ कैपिटल होती है या पर ईयर कैपिटल होती है, तो विड्रॉल या एडिशन जो होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो उस पर होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट पर किया जाता है। हमेशा विड्रॉल या जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो पर मंथ या पर ईयर वाली कैपिटल पे किया जाता है। बेसिकली किस पे किया जाता है, कैपिटल पे किया जाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट पे। क्यों? क्योंकि जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है वो तो इन्वेस्ट ही हो गया है, वो यूज़ हो गया है बिजनेस में, उनमें से कुछ नहीं निकाल सकते आप, या उसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकते आप किस में करोगे कि एक ए है जिसने 12,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया था, बट आफ्टर 7 मंथ्स उसने बोला कि मैं 50% उसमें से विड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब 50% निकाल रहा है, या फिर अगर वो 40% विड्रॉ कर रहा है तो 60% उसके आगे के मंथ्स के लिए कैपिटल रहे। अगर वो 40% विड्रॉ कर रहा है तो 60%, 12,000 का 60% कितना हो जाएगा, 7,200 उसकी नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए कैपिटल रहेगी। अभी हमने देखा कि परसेंटेज में विड्रॉल कैसे हो रहा है। अगर फ्रैक्शन में विड्रॉल है, फॉर एग्जाम्पल ए इन्वेस्टेड ₹15,000 फॉर 8 months एंड आफ्टर 8 months ही विड्रॉल 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। सो नेक्स्ट 4 months के लिए कैपिटल कितना हो जाएगा, 15,000 का 1/3 वो निकाल रहा है, तो कितना बचा, 2/3 उसका बच रहा है। या फिर कैसे कर सकते हो, 15,000 का 1/3 उसने निकाल लिया, विड्रॉ कर दिया, दैट इज 15,000 मल्टीप्लाई 1/3 दैट इज 5,000। तो 15,000 माइनस 5,000 10,000। या फिर इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि 1/3 वो विड्रॉ कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना हो रहा है, 15,000 मल्टीप्लाई 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 10,000। अभी हमने देखा विड्रॉल का केस, अब हम देखेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट का केस। A invest ₹24,000 for 8 months and then deposited 35% additional। सो इस केस में क्या हो रहा है, 24,000 वो 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और 35% एडिशनल वो कर रहा है नेक्स्ट कितने मंथ्स के लिए करेगा, 4 मंथ्स के लिए। तो 24,000 8 मंथ्स के लिए, 24,000 मल्टीप्लाई 8 प्लस कितना होगा, 24,000 मल्टीप्लाई 135%, है ना, 135 डिवाइडेड बाय 100, जो कि हमने जैसे रेशो में सीखा है। तो या फिर कैसे कि 24,000 का आप 35% निकालोगे और उसको ऐड करोगे 24,000 में। सिर्फ वो 35% एडिशनल जो वैल्यू आएगी वो नहीं इन्वेस्ट कर रहा होता, वो कितना इन्वेस्ट कर रहा होता है, 24,000 का 35% प्लस 24,000 भी इन्वेस्ट कर रहा होता है। जैसे हमने अभी विड्रॉल के केस में देखा था कि विड्रॉल के केस में जो विड्रॉ कर रहा है उसका रिमेनिंग अमाउंट जो बच रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है आगे फ्यूचर मंथ्स के लिए।
तो इस केस में वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 24,000 तो इन्वेस्ट कर ही रहा है, प्लस उसका 35% भी वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने आगे के फ्यूचर 4 मंथ्स के लिए। तो 24,000 का 35% कितना होता है? 8,400। या तो आप 24,000 का 35% निकालोगे 8,400, फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 24,000 प्लस 8,400 दैट इज 32,400। या फिर डायरेक्टली आप क्या निकालोगे? 24,000 का 135% दैट इज इक्वल्स टू 32,400, जो हमने रेशो में भी सीखा है कि हमें डायरेक्ट अगर हमें किसी नंबर को इटसेल्फ से ही इंक्रीज करना होता है तो हम उसका 35% निकालने की जगह 135% निकाल के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में एक पर्सन नहीं गिवन होगा जो इन्वेस्ट कर रहा होगा, मल्टीपल पार्टनर्स गिवन होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई अगर अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो दूसरा वाला एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, या दोनों ही विड्रॉ कर रहे हो, या दोनों ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस चीज़ को निकालोगे। जैसे हमने इंडिविजुअल निकाला विड्रॉल, और जैसे हमने इंडिविजुअल एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकाला, वैसे ही हम मल्टीपल पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अब हमारा आता है प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग हमने क्या पढ़ा कि प्रॉफिट हम शेयर करते हैं किस रेशो में? इन्वेस्टमेंट के रेशो में। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि मैं 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हूँ और आप 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्रॉफिट शेयर किसका होना चाहिए? अगर आप बोलते हो कि मेरा मतलब 10,000 जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका, तो गलत है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमने टाइम मेंशन नहीं किया है। हो सकता है कि मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ 2 मंथ्स के लिए और आप 8,000 इन्वेस्ट कर रहे हो 5 मंथ्स के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 20,000 मेरा, और 8,000 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 40,000 आपका। तो ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट शेयर किसका ज़्यादा होगा? आपका। 8,000 जिसने इन्वेस्ट किया है उसका होगा। तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग है या इन्वेस्टमेंट है वो किससे मिलके बना होता है? कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अगर हमारा टाइम मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम उसको या तो वो क्वेश्चन में वहाँ पे भले ही ना गिवन हो, लास्ट में गिवन होगा कि इन द एंड ऑफ द ईयर या फिर इन द एंड ऑफ द 2 years, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन लेते हैं। आंसर ऑप्शन हम क्या मार्क करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन इन केस अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 year मान के चलते हैं कि 1 year तक उनका इन्वेस्टमेंट चला है, 1 year के लास्ट में जाके उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब हमारा क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और सी उनको 4 months बाद ज्वाइन कर रहा है, तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए हो जाएगा? 12 months के लिए। जो उनका टाइम हो गया वो 12 months हो गया। बट सी का टाइम कितना होगा? 4 months वो बाद में ज्वाइन कर रहा है, मतलब 12 - 4 दैट इज 8 months के लिए उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि 4 months बाद वो आ रहा है बिजनेस में। तो कितने मंथ्स के लिए रह रहा है वो बिजनेस में? 8 months के लिए रह रहा है। तो सी का इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए हो जाएगा? 8 months के लिए। और दूसरी जगह अगर ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस और बी जो है उनको 4 months बाद लीव करके चला जा रहा है, तो यहाँ पे ए का इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए हो जाएगा? 12 months के लिए। बट बी का इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए होगा? सिर्फ 4 months के लिए। वाई? बिकॉज वो 4 months बाद छोड़ के जा रहा है। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ए का इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट बोल रही हूँ, इन्वेस्टमेंट 48 है, मतलब कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, और बी का x + 3 है और सी का 3x है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6:5:4 है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास है a की जो कि 48 है, b की और c की x के टर्म्स में है। तो अगर हम यहाँ से a को
A/B निकाल लूँ या फिर A/C निकाल लूँ तो उससे मेरी x की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि मेरा रेशो गिवन है 6:5:4 A/B/C का। तो A/B/C अगर हमारा 6:5:4 है तो A/B 6:5 होगा, A/C 6:4 होगा और B/C 5:4 होगा, राइट। तो यहाँ पे जब हमारे को देखना होता है कि किसकी वैल्यू हमें गिवन है, A की वैल्यू हमें गिवन है, तो A का रेशो चाहे B के साथ ले लो चाहे C के साथ ले लो, यू विल गेट योर आंसर। हाउ? लाइक हमने क्या किया, 48 हमारी A की कैपिटल है, B की कैपिटल x+3 है और C की कैपिटल 5x है, लेट्स सपोज, और रेशो है 6:5:4। तो अगर मैं A का और B का रेशो ले लेती हूँ 6:5, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 48 डिवाइडेड बाय x+3 इज इक्वल्स टू 6/5। यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओ चाहे क्रॉस मेथड लगाओ और आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज़ फॉर 4 months, B joined with the capital of 5/6 of A's capital, तो हम यहाँ पे 5/6 12,000 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 48,000 का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 12,000 का निकालेंगे। 5/6 ऑफ 12,000 इक्वल्स टू 10,000। तो जो B की कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 10,000 होगी, ना कि 8,000 होगी। 12,000 मल्टीप्लाई 4 48,000 एंड 5 मल्टीप्लाई 5/6 दैट इज 40,000। 40,000 नहीं होगी, कितनी होगी, 10,000 होगी उसकी कैपिटल। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या आता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। A invested 1/2 of the capital for 1/4 of the time. B invested 1/3 of the capital for 1/5 of the time. And C invested rest of the capital for whole of the time. इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का दो तरीके हैं। हमें क्या बोला गया है, A इन्वेस्ट कर रहा है हाफ ऑफ द कैपिटल, ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल। B इन्वेस्ट कर रहा है 1/3 ऑफ द कैपिटल और C इन्वेस्ट कर रहा है रेस्ट ऑफ द कैपिटल, करेक्ट। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि आप एक सपोज कर लो, कोई भी एक डिजिट सपोज कर लो, लेकिन कौन सी डिजिट प्रेफरेबल होगी, क्योंकि हाफ और 1/3 में हमें उसको डिवाइड करना है, तो 6 मतलब इन दोनों का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम जो भी है 6, उसको आप अगर डिजिट को एज्यूम करोगे देन इट विल बी इजी, और या फिर 6 का कोई और मल्टीपल ले सकते हो। तो अगर मैं 6 का हाफ करती हूँ दैट इज 3 पार्ट्स मेरी A की कैपिटल हो गई। B की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ 6 दैट इज 2 पार्ट्स हो जाएगी। तो हमारी C की कैपिटल कितनी बची, 1 पार्ट बची। 3 2 क्योंकि 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5 और 6 पार्ट की टोटल कैपिटल है, तो C की कैपिटल हमारी 1 पार्ट बची। इसी को हम कैसे निकाल सकते थे, हाफ कैपिटल A इन्वेस्ट कर रहा है, 1/3 कैपिटल B इन्वेस्ट कर रहा है, रेस्ट ऑफ द कैपिटल C इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर हम कैपिटल को 1 एज्यूम कर रहे हैं तो A + B कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 1/2 + 1/3 दैट इज 5/6। 5/6 हमारा A और B मिलके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो C कितना इन्वेस्ट करेगा हमारा, 1 - 5/6 दैट इज 1/6। B कितना इन्वेस्ट करेगा, 1/6। अब हमारे रेशोज कितने आ गए कैपिटल के, 1/2 1/3 और 1/6। रेशोज नहीं, फ्रैक्शन आ गया ये हमारा कैपिटल का। अब जब हमें इनके रेशो निकालने होते हैं तो हमने कैसे सीखा है इसको निकालना, कि हम इनका एलसीएम ले लेते हैं और उसको जो भी डिजिट्स हमारी फिर बचती हैं उस एलसीएम से हम इन सारे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6। 1/2 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3।
1/3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हमारा पहले भी उतना ही रेशो आ रहा था और अभी भी उतना ही रेशो आ रहा है। इट्स जस्ट हमारा एक स्टेप और बढ़ गया। तो चाहे फर्स्ट मेथड से करो चाहे सेकंड मेथड से करो, रेशो कैपिटल्स का उतना ही आएगा। उसके बाद हमें गिवन है कि जो A है वो 1/4 ऑफ द टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, B 1/5 टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और C टोटल टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। करेक्ट। तो अगर हम टोटल टाइम को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 और 5 का एलसीएम 20 एज्यूम कर लेते हैं, तो A कितने मंथ्स के लिए कर रहा है 1/4 ऑफ 20 दैट इज 5 मंथ्स के लिए। B कितने मंथ्स के लिए कर रहा है 1/5 ऑफ 20 दैट इज 4 मंथ्स के लिए, और C कर रहा है टोटल टाइम पीरियड के लिए दैट इज 20 के लिए। इसके लिए रेस्ट नहीं है, इसके लिए क्या है, उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल टाइम पीरियड के लिए C इन्वेस्ट कर रहा है। तो A हमारा 5 मंथ्स के लिए, B हमारा 4 मंथ्स के लिए, और C हमारा 20 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अब बस हमारे पास कैपिटल पता है हमें, और हमारे को टाइम पता है, इनको मल्टीप्लाई करके हम इन्वेस्टमेंट निकाल के और इनके रेशोज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल B इन्वेस्टेड फॉर सम पीरियड, तो अगर हम B का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, जो टाइम पीरियड ले रहे हैं वो X ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि क्वेश्चन में अगर ये पूछा है कि फॉर हाउ लॉन्ग B इन्वेस्टेड, तो हमें X की वैल्यू देनी है। बट अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम B ज्वाइंड, तो हमें किसकी वैल्यू देनी है 12 - X की वैल्यू देनी है। वाई? बिकॉज हमने लिया है कि B इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसने कितने टाइम बाद ज्वाइन किया है वो हम कैसे निकालेंगे 12 - X करके निकालेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है ये वाली चीज़। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अगर हमारे को कैपिटल का रेशो दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, या फिर टाइम का रेशो दिया हुआ है, और इनमें से कुछ मिसिंग है, मतलब या तो कैपिटल और प्रॉफिट का रेशो दिया होगा, या प्रॉफिट और टाइम का रेशो दिया हुआ होगा, और एक तीसरी चीज़ पूछी हुई होगी, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट का रेशो होता है। कैपिटल का रेशो मल्टीप्लाई टाइम का रेशो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है तो हम तीसरी चीज़ निकाल मतलब 2 चीज़ें गिवन है और तीसरी चीज़ गिवन है, तो हम इनमें से उसको निकाल सकते हैं। अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल टाइम मिसिंग है, ठीक है, हमें पूछा है कि टाइम का रेशो क्या है, फिर अगर रेशो में गिवन है तो रेशो ही पूछेगा वो। कैपिटल का और प्रॉफिट का रेशो गिवन है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशो डिवाइडेड बाय कैपिटल का रेशो उसका। अगर हमारा टाइम और प्रॉफिट का रेशो गिवन है, कैपिटल का रेशो पूछा है, तो कैपिटल का रेशो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशो डिवाइडेड बाय टाइम का रेशो। और अगर हमारे को कैपिटल का रेशो और टाइम का रेशो, जो कि हमारे को हम हर क्वेश्चन में करते ही इसी तरह से दिया हुआ है, और प्रॉफिट का रेशो पूछा है, तो प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा कैपिटल का रेशो मल्टीप्लाई टाइम का रेशो, क्योंकि प्रॉफिट का रेशो इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल का रेशो मल्टीप्लाई टाइम का रेशो, विच इज इक्वल्स टू investment ratio also. So let's understand it with the help of a question. Find out the ratio of capital invested by 3 friends A, B and C. If the ratio of time for which they invested is 6:5:4 and the ratio of profit shared is in the ratio of 3:5:8. सो यहाँ पे हमें प्रॉफिट का रेशो कितना दिया हुआ है 3:5:8, और हमें टाइम का रेशो कितना गिवन है 6:5:4। हमें पूछा क्या है, कैपिटल का रेशो पूछा है, तो कैपिटल का रेशो इज इक्वल्स टू कितना क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशो डिवाइडेड बाय टाइम का रेशो। प्रॉफिट हमारा ए का कितना है 3 पार्ट्स,
ठीक है। अगर हम इसमें वेरिएबल लगाना चाहते हैं तो हम वेरिएबल भी लगा सकते हैं। 3:5:8 है, तो प्रॉफिट में अगर हम x वेरिएबल लगा देते हैं तो a का प्रॉफिट कितना हो गया, 3x हो गया। उसका टाइम कितना है, 6y, क्योंकि वो दूसरा रेशो है इसलिए हम उसमें दूसरा वेरिएबल लगाएंगे, तो 6y। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, a की 3x डिवाइडेड बाई 6y इज इक्वल्स टू 1/2xy, 1x/2y। और b की कितनी हो जाएगी, उसका कितना है 5x और 5y उसका टाइम है, तो 1/1 मतलब 1x/y उसकी हो जाएगी कैपिटल। और c की कितनी हो जाएगी, c की कैपिटल, c का प्रॉफिट कितना है 8x और टाइम कितना है 4y, तो उसका कैपिटल कितना हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 4y दैट इज 2x डिवाइडेड बाय y। a का कितना हो गया हमारा x डिवाइडेड बाय 2y, b का कितना हो गया x डिवाइडेड बाय y और c का कितना हो गया हमारा 2x डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पे अगर हमें रेशो निकालना है, रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो डिनोमिनेटर होता है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना होता है। एलसीएम क्या है यहाँ पे 2y, क्योंकि नीचे क्या क्या है हमारे पास 2y है, y है और y है, तो एलसीएम कितना है 2y। तो 2y से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा a कितना हो जाएगा x, क्योंकि वो x/2y था तो x बचा, मतलब 1 बचा, और b कितना हो जाएगा हमारा वो x/y था, ठीक है। तो 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2x बचेगा, और हमारे पास c कितना था 2x/y, तो अगर हम उसे 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4x बचेगा। अब अगर हम इनका रेशो निकालेंगे, हमारे पास क्या क्या आ गया x, 2x और 4x। अब इनका हम रेशो निकालेंगे तो रेशो में हमारा कॉमन जो होता है वो कट जाता है, कॉमन क्या है x कॉमन है, तो हमारा रेशो a:b:c का कितना आ गया 1:2:4। अगर हम चाहें तो हम वेरिएबल लगाएं, अगर नहीं चाहें तो हम बिना वेरिएबल लगाए भी आंसर्स निकाल सकते हैं। जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन हम वेरिएबल्स लगा सकते हैं, एंड दोज हु आर कंफर्टेबल विद पार्ट्स दे कैन गो विद पार्ट्स ओनली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब भी हमें अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए दी जाती है, मोस्टली पार्टनरशिप के चैप्टर में और बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर में आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए दी जा सकती है, ठीक है। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे कि पहले ही क्वेश्चन के साथ पढ़ते पढ़ते ही जो डिजिट्स लिखोगे उनको अप्रॉक्सीमेट करके ही लिखोगे, ठीक है। आगे पीछे राउंड ऑफ करके उसको अप्रॉक्सीमेट करके ही लिखोगे, ऐसा नहीं कि बाद में उसको राउंड ऑफ करो, पहले ही राउंड ऑफ कर लो उसको, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे इन्वेस्टमेंट में, सबके जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के इन्वेस्टमेंट में अगर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो शुरू में ही सारी जो कॉमन डिजिट्स हैं उनको काट कर अपना रेशो निकाल लोगे, ठीक है। फिर एग्जामिनर हमें किस में फंसाता है, कुछ लैंग्वेजेस गिवन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वर्कड फॉर x मंथ्स, ए वर्कड फॉर x मंथ्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो टाइम पीरियड है वो हम कितना लेंगे x लेंगे, ठीक है। अब इसमें और भी अभी ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स मैं आपको बताती हूँ, बट इसका सिंपलेस्ट मेथड क्या है, जहाँ x लिखा है वहाँ पे किसी भी डिजिट को पुट करके तब स्टेटमेंट को रीड करो, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एंड डिकोड इट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हमने ये पढ़ा a वर्कड फॉर x मंथ्स, मतलब a वर्कड फॉर 2 मंथ्स, तो उसने इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए किया 2 मंथ्स के लिए किया। a लेफ्ट द बिजनेस x मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, a लेफ्ट द बिजनेस
2 month बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 2 महीने पहले छोड़ दिया, 12 महीने कंप्लीट होने से पहले, है ना। तो मतलब कितने दिन किया उसने, 10 महीने उसने अपना इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है। एक हो गया बी ज्वाइंड X months before the end of the year. B joined X months before the end of the year. That means B joined 2 months before the end of the year, है ना। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 2 मंथ्स का हुआ। अगर हम यहाँ पे X लेके करते तो हो सकता है हमें कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर जहाँ हम डिजिट रख दे रहे हैं A joined 2 months बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, मतलब उसने 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है ईयर कंप्लीट होने से। तो मतलब उसने ईयर कंप्लीट होते होते कितने मंथ का इन्वेस्टमेंट होगा उसका, 2 महीने का होगा। ए लीव देम X months आफ्टर स्टार्ट ऑफ द ईयर। ए लीव देम 2 months आफ्टर स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ उसके 2 महीने बाद उसने छोड़ दिया। तो मतलब उसने अपना इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए किया, 2 मंथ्स के लिए किया। जब हमारा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, एक्स इन्वेस्टमेंट इज एक्स एंड बीज इन्वेस्टमेंट इज एक्स प्लस 600 and after 6 months B is withdrawing 50% of his capital। अब यहाँ पे x प्लस 600 का 50% विड्रॉ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जैसे हम रेशो वाले में भी करते हैं, x की जगह पर हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी ऐसे किया था, x को हम क्या ले लेंगे, 2y ले लेंगे, ठीक है। तो A का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 2y, और B का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 2y प्लस 600, ठीक है। अब इस A का इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2y हो गया, B का इन्वेस्टमेंट 2y प्लस 600 हो गया 6 मंथ्स के लिए, और नेक्स्ट 6th मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 2y प्लस 600 का 50%, दैट इज y प्लस 300। दैट विल बी इजी टू कैलकुलेट, राइट। जब भी हमें क्वेश्चन में सबका टाइम सेम दिया होता है तो आप लोगों को वहाँ पर टाइम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा रेशो निकाल लेते हैं और जो कॉमन होता है वो काट देते हैं। तो जब सबका टाइम सेम है तो हम वहाँ पे टाइम लिखेंगे ही नहीं, वाई, बिकॉज टाइम वो पूरा सबका कट जाएगा, इसीलिए। इन केस ऐसा हो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, कि कुछ फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत है, उसे फ्रैक्शन में ही रहने दो, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करने के लिए है पार्ट, ठीक है, अगर जैसे 14 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको ऐसे ही रहने दो, और जितना टोटल पार्ट्स है जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करके देखो तो आपकी वैल्यूज़ कट हो जाती है वहाँ पे। तो अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि गलत है आंसर। जब भी हमें दे रखा है कि हमने कुछ पार्ट चैरिटी में डोनेट कर दिया, तो उस डोनेटेड पार्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो बचा है वही प्रॉफिट जो है डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में। तो जितना भी प्रॉफिट बच रहा है चैरिटी में डालने के बाद उसी को डिवाइड करोगे, ना कि पूरे को लेके चलोगे। अगर 15% चैरिटी में डोनेट कर दिया है तो सिर्फ 85% को ही कंसिडर करोगे प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। एक्टिव पार्टनर्स कौन से होते हैं, जो हमारे बिजनेस में एक्टिव रहते हैं, वर्किंग पार्टनर्स को ही हम एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। स्लीपिंग पार्टनर कौन हो गया, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके भूल जाता है, उसको काम से कुछ मतलब नहीं है, उसको कोई अलग प्रॉफिट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, प्रॉफिट शेयर वगैरह कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है और जो उसका इन्वेस्टमेंट का शेयर होता है वो लेता है। और एक्टिव पार्टनर कौन होता है, जो वर्किंग पार्टनर होता है और बेस ऑन दैट
उसको अलग से इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। इंसेंटिव्स इन द सेंस उसको या तो प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा मिलेगा या फिर वो मंथली कुछ अमाउंट ले रहा होगा। ठीक है, अब एक्टिव पार्टनर का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि जो वर्क कर रहा है तभी वो एक्टिव पार्टनर है। अगर किसी ने अपना लैंड और इन्वेस्ट किया है डिस्पाइट ऑफ खाली कैपिटल इन्वेस्ट करने के, कि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है प्लस अपना लैंड भी उसने बिजनेस में लगाया है, तो अब जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग तो उनका कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ही। लेकिन जो उसने लैंड अलग से दिया है उसका तो उसे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, तो वो भी एक्टिव पार्टनर में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर्स और स्लीपिंग पार्टनर्स। अब हम इसको जो है एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, हम इस तरीके के क्वेश्चंस को 3 तरह से सॉल्व करना देखेंगे, बेसिक मेथड और 2 और तरीके से। ठीक है, पहले क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है हमारा, Ram and Rohit are 2 friends started a business. Ram puts into 24,000 rupees and Rohit puts 28,000 rupees. Ram receives 22% of the profit because the business was started on his land. And the rest is divided in proportion of their capitals. If the total profit is ₹20,000 rupees, then find the share of Ram in the profit. Find the share of Ram in the profit. Okay, so राम हमारा क्या है, एक्टिव पार्टनर है कि स्लीपिंग पार्टनर है? राम एक्टिव पार्टनर है। वाई? बिकॉज उसका लैंड भी जो है वो हमारा बिजनेस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से वो 22% एक्स्ट्रा भी ले रहा है उसमें। ठीक, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 20,000 का है। ठीक, अब राम को 22% पहले 20,000 का मिल जाएगा, फिर जो बाकी का 78% बच रहा है वो राम और रोहित के इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिवाइड होगा। राम और रोहित का इन्वेस्टमेंट कितना था, 24,000 और 28,000, तो इनका रेशो सबसे पहले निकाल लेंगे। सबसे पहले रेशो कितना आ गया, 6/7। टोटल प्रॉफिट कितना है, 20,000। 20,000 का 22%, अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो 20,000 का 22% कितना हो गया, 4,400। ठीक है, 4,400 एक तो ये मिल गया राम को। अब इस 20,000 में से 4,400 माइनस कर दोगे, दैट इज 15,600। उसमें से राम को कितना मिलेगा, 6/13। ठीक है, 6/13 मिलेगा। तो 15,600 मल्टीप्लाई 6/13 कितना हो जाएगा हमारा, 15,600 मल्टीप्लाई 6/13 कितना हो जाएगा हमारा, 1200 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 7,200, और पहले कितना था उसका, 4,400, दैट इज 7,200 प्लस 4,400 will be the total profit of Ram, which is equals to 11,600. Okay, so this is one basic method. ठीक, अब हमारा जो दूसरा मेथड है, राम को पहले 22% मिल रहा है, फिर उसके बाद उसको जो बचा है उसमें से शेयर मिल रहा है। बट हमारा फोकस जब भी हम एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा फोकस होना चाहिए स्लीपिंग पार्टनर को क्या मिल रहा है।
अगर हम स्लीपिंग पार्टनर को जो मिल रहा है वो निकाल देते हैं उसमें से, तो हमारा एक्टिव पार्टनर का जो पार्ट है वो आ जाएगा, करेक्ट। सो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था 20,000, जिसका 22% उसको मिल रहा है राम को, तो बच रहा है कितना 88% बच रहा है, सॉरी 78% बच रहा है, मतलब 20,000 का 78/100 इतना हमारा बच रहा है। और जिसमें रोहित का शेयर कितना है 7/13। अब इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 78 जो है वो 13 से 6 टाइम्स चला जाएगा, करेक्ट। तो कितना बचा 6 × 7 डिवाइडेड बाय 100, 20,000 × 6 × 7 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा 8400, ठीक है, 8400 आ गया हमारा। अब 20,000 में से 8400 आपका रोहित को मिल रहा है, तो राम को कितना मिल रहा होगा 11,600। 20,000 minus 8,400, that is 11,600. Directly we are getting amount of RAM. We are like यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 2 स्टेप्स हमारे कम हो गए। पहले हमने 22% निकाला था, वो कम हो गया है ना, फिर उसके बाद हमने राम का शेयर निकाला बट जब हमने रोहित का शेयर निकाल लिया वहाँ से, तो हमारा डायरेक्टली हमें राम का शेयर मिल गया, सिर्फ हमें वहाँ से माइनस करना पड़ा, ठीक। तीसरा क्या है, जो हमने यही इक्वेशन जो बनाई थी, राइट, कि 20,000 × 78%, परसेंट ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई 78% मल्टीप्लाई राम का रोहित का कितना शेयर है 7/13। तो अगर 78% का मैं 7/13 करूँगी तो मेरा कितना होगा, कितना आया था 6, तो 6 × 7 दैट इज 42%। 42% जो है वो मेरा रोहित का शेयर है 20,000 में से, तो राम का शेयर कितना होगा 58%। तो 20,000 का 58% निकालोगे तब भी आपका 11,600 आ जाएगा। अब इसमें हमारा कब कौन सा मेथड यूज़ करना है, अब यहाँ पे आपने देखा कि 78% जो था वो डायरेक्टली 13 से डिविजिबल था, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे 13 से डिवाइड करके उसको 6% मल्टीप्लाई जो 6 पार्ट रोहित का है उसको 42% ले लिया। बट इन केस जो मेरा रिमेनिंग परसेंटेज है वो मेरा फ्रैक्शन से डिविजिबल नहीं है, तो मैं उसको फिर परसेंट में नहीं रखूँगी, ठीक है, तो फिर मैं उसको 78 डिवाइडेड बाय 100 ही ले लूँगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ परसेंटेज निकाल दे रहे हैं। हमारा थर्ड मेथड में हमने क्या किया कि हमारा 22% राम को मिल रहा था, मतलब 78% रिमेनिंग है, 78% का 6/13 रोहित का शेयर है, तो राम का शेयर कितना होगा 6/13 जो है वो कितना हो गया 42%, मतलब 42% हमारा रोहित का शेयर है, तो 58% हमारा राम का शेयर होगा। इससे हमें क्या मिला कि जो अगर हम स्लीपिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं तो हमारे को जो एक्टिव पार्टनर है उसमें, क्योंकि हमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा गिवन होती है कि उसको इतना एक्स्ट्रा मिला, उतना एक्स्ट्रा मिला वो सब हमें अलग से निकालना नहीं पड़ेगा अगर हम स्लीपिंग पार्टनर का ये डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेते हैं। इन केस अगर हमारा परसेंटेज फ्रैक्शन से डिविजिबल नहीं है तो हम परसेंटेज वाले मेथड की जगह अपना फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ करेंगे जो हमने सेकंड मेथड यूज़ किया था, ठीक है। बट सेकंड मेथड भी कई बार क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि डिवाइड नहीं हो पा रहा या फिर कुछ और ओमिशन है, वहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी है जो गिवन नहीं है, तो हमारे पास बेसिक फर्स्ट मेथड तो है ही जो हर जगह लग ही सकता है, उसमें तो हमने कुछ नहीं करना ना, उसमें तो हमने डायरेक्ट परसेंटेजेस ही निकालनी है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीपिंग एंड एक्टिव पार्टनर। अगर हमें कभी भी इनकम दी हुई है, ठीक है, अगर हमें कभी भी इनकम दी हुई है तो उसका मतलब प्रॉफिट ही होता है, बट प्रॉफिट प्लस सैलरी अगर उसने कुछ ली है
कुछ कमीशन लिया है या कुछ भी एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है। इनकम का मतलब, प्रॉफिट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट शेयर हो गया, ओके। बट इनकम का मतलब क्या हुआ, जितना भी अमाउंट उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है वो प्लस प्रॉफिट, मतलब उसकी ईयर के एंड में कितनी इनकम हो रही है। इन केस कि किसी ने अपना शेयर किसी को दिया है, बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्ट दे रहा है वो, मतलब जैसे पार्ट ए है और बी है, बी अपना प्रॉफिट का शेयर कुछ निकाल के ए को दे रहा है एज एन इंटरेस्ट, ओके। तो बी की इनकम में से वो अमाउंट लेस होगा और ए की इनकम में वो अमाउंट ऐड होगा, तो लास्ट में जो एंड में उनकी इनकम होगी वो उस अमाउंट को ऐड और लेस करने के बाद ही होगी। प्लस अगर एक्टिव पार्टनर है वो कुछ सैलरी ले रहा है या एक्स्ट्रा प्रॉफिट का शेयर ले रहा है तो वो भी आपका इनकम के अंदर इंक्लूड होता है, ओके। और प्रॉफिट शेयर ही, मतलब जो प्रॉफिट का शेयर होता है वही रहता है। मतलब अगर खाली प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में तो प्रॉफिट शेयर को वो कर रहा है इंडिकेट, और अगर इनकम गिवन है तो वो टोटल को इंडिकेट कर रहा है। ए की कैपिटल अगर हमें गिवन है कि ए की कैपिटल हमारी टोटल, हमने सम निकालने के बाद ए की कैपिटल हमारी कितनी आ रही है, x प्लस 10,000, 2x प्लस 10,000। बी की कितनी आ रही है, x प्लस 9,500। सी की कितनी आ रही है, x प्लस 18,500, ठीक है। ए की 2x प्लस 10,000, बी की x प्लस 9,500 और c की x प्लस 18,500। हमें निकालना है कि b का शेयर टोटल प्रॉफिट 6,600 में से कितना है। 6,600 में से अगर हमें b का शेयर निकालना है तो हमें प्रॉफिट का रेशो पता होना चाहिए। उसका प्रॉफिट का रेशो जो है वो किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट के रेशो के इक्वल होता है। बट यहाँ पर सारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें एक वेरिएबल गिवन है, करेक्ट। तो अब लेकिन अगर हम रेशो निकालने की कोशिश करें तो हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है बी का शेयर। तो बी का शेयर इज इक्वल्स टू कितना होगा, बी की कैपिटल डिवाइडेड बाय तीनों की कैपिटल, है ना, सम ऑफ ऑल थ्री पार्टनर्स कैपिटल, ओके। तो बी की कैपिटल कितनी है, x प्लस 9,500, और तीनों की कैपिटल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4x प्लस 38,000, 4x प्लस 38,000। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो x, हमें कैसे चेक करना होता है, जो x है ऊपर b का, जो b वाला जो पार्ट है x प्लस 9,500 उसमें x है खाली, और जो टोटल कैपिटल है उसमें 4x है, ठीक है। तो अगर ये जो 9,500 है ये इसका 4 टाइम्स ये 38,000 हुआ तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं और 4 ये x प्लस 9,500 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें चेक भी ऐसे ही करना होता है, हमें क्या देखना होता है कि x के साथ 4 है तो चेक करके देखो 9,500 के मल्टीपल 4 से करेंगे अगर हम तो क्या 38,000 आ रहा है 9,500 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 38,000। अब x प्लस 38,000 में 4x प्लस 38,000 में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो मेरा कितना बचेगा, x प्लस 9,500, करेक्ट। तो x प्लस 9,500 और x प्लस 9,500 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/4। तो b की प्रॉफिट शेयर रेशो कितना हो गया, 1/4। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था, 6,600। तो b का प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/4 दैट इज 1,650। अगर क्वेश्चन में वो पूछेगा ही इस तरह से जो सॉल्वेबल होगा, अगर यहाँ पे a का पूछ ले, वो क्वेश्चन में ये पूछ ले कि a का प्रॉफिट शेयर कितना है तो 2x प्लस 10,000 है a का शेयर डिवाइडेड बाय 4x प्लस 38,000 विच इज़ नॉट डिविजिबल, है ना। उसमें से आप कॉमन ले भी लोगे, 2 कॉमन ले लोगे अगर, तब भी वो वहाँ से उसके मल्टीपल में नहीं है, सो दिस इज़ नॉट सॉल्वेबल। तो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, बट एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही वो जो सॉल्वेबल होगा, जिसका आंसर निकल सकता होगा।
let's understand this concept through this question. Okay, Ram and Shyam started a business with different investment. Earning of Ram and Shyam are rupees 20,000 and 16,000. If amount was divided according to solely divided according to their investments, Shyam would have received 6,000 more than his share of profit. Find the investment of Ram if Shyam invested rupees 88,000. यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसने क्वेश्चन में दिया है कि अगर प्रॉफिट सोली अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट डिवाइड होता तो शाम को 6,000 मोर मिलते. मतलब अभी जो प्रॉफिट है वो सोली अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा. वाई? बिकॉज कि मे बी या तो राम या श्याम दोनों में से एक कोई वर्किंग एक्टिव पार्टनर होगा जिसकी वजह से उसे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा होगा. बट क्वेश्चन में गिवन है कि अगर अगर जो प्रॉफिट है वो सोली अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट के रेशो से होता डिवाइड, तो जो प्रॉफिट है वो शाम को 6,000 मोर मिलता जितना उसे अभी मिल रहा है. मतलब उसको 16,000 अभी मिल रहा है तो उसे कितना मिलता? 22,000 मिलता. लेकिन अगर उसे 22,000 मिलता तो राम को कितना मिलता? उसको अभी 20,000 मिल रहा है तो उसको तब 14,000 मिलता. वाई? बिकॉज जो प्रॉफिट है, कॉन्सेप्ट क्या है, जो प्रॉफिट है वो तो सेम ही रहेगा ना हमेशा, चाहे, क्योंकि प्रॉफिट के अलावा उसको कहीं और बाहर से नहीं मिलेगा. जो मिलेगा उसको वहीं से मिलेगा. अगर उसको 6,000 मोर मिल रहे हैं, उसको 22,000 मिल रहे हैं, तो वो कहाँ से मिल रहे होंगे उसको एक्स्ट्रा? जो राम को ज़्यादा मिल रहे हैं इस समय. तो राम को अगर 20,000 मिल रहे हैं तो उसको तब 14,000 मिलते अगर सोली अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता डिवाइड. करेक्ट? तो इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ये डिवाइड हो रहे हैं, इस वजह से अब ये जो है ये क्या आ गया 14,000 और 22,000 तब आ गया जब प्रॉफिट जो है वो सोली इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो रहा है. तो प्रॉफिट सोली इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो कितना रेशियो बन रहा है इनका? 14,000 और 22,000, दैट इज 7:11. मतलब उनका इन्वेस्टमेंट भी 7:11 के रेशियो में है, जिसमें शाम का इन्वेस्टमेंट 88,000 दिया हुआ है जो कि 11 पार्ट्स के इक्वल है. दैट इज 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 8,000. तो 7 पार्ट्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 56,000. हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकला कि अगर हमारे चेंजेस हो रहे हैं प्रॉफिट शेयर में, ठीक है, लेकिन तब भी हमारा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट सेम ही रहेगा. अगर एक को ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे को कम मिलेगा. फिर वो कहीं और बाहर से प्रॉफिट नहीं लेकर आएगा. ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा हर कंडीशन में सेम ही रहता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो here we are done with partnership chapter, and I hope you all will like this video. For more such videos, like, share and subscribe the channel. Thank you.